नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं कमांडर चक्रपाणी या चैक्स एक बार फिर से डिकोडिंग 24/7 और चैक्स सिंप्लीफाइज के सौजन्य से आप सबके सामने उपस्थित हूं और हमेशा की तरह मेरे साथ है जनरल कार्की। अभय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू चैक्स। जैसा हम कह रहे हैं T20 मैच बड़ी स्पीड से चल रहा है और हर ओवर में नए स्ट्रोक्स लग रहे हैं, तो इस हफ्ते भी एक बिल्कुल नया आयाम शुरू हो गया है। ईरान वेनेजुला, चलो अच्छा लगेगा बात करने में। एब्सोल्युटली। और बिना कोई ज्यादा समय निकालते हुए चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये T20। और आखिर में हम बात करेंगे कि भाई आगे क्या हो सकता है 2026 में। लेकिन चौका लगाने के लिए बॉल आसान सी मैं फेंक रहा हूं जनरल कार्की की तरफ। अभय, वेनेजुएला क्या आता है आपके सबसे पहले, आपके मन में क्या हो रहा है यहाँ पे? वेनेजुएला में एक्शन तो एक ही हुआ है कि यूएस नेवी ने आके, डेल्टा फोर्स ने अपने प्रेसिडेंट को उठा के ले गए हैं उनकी वाइफ के साथ, और आज सुबह ही उनका वहां पे जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, डिपार्टमेंट एनफोर्समेंट है, वहां पे वो कोर्ट में पेशी भी उनकी अभी इस वक्त चल रही होगी, या फिर कुछ फोटोज आई हैं उनको ले जाते हुए। तो ये तो देखने में लग रहा है, लेकिन इसके पीछे का जो ड्रामा है उसमें क्या क्या चीजें हैं, उसमें क्या ट्रम्प लोकल डोमेस्टिक एब्स्टेन फाइल्स के फोकस को शिफ्ट करना चाहता है? क्या ये वाकई में जो उसकी इलेक्शन प्रोमिस थी ड्रग्स की, तो ड्रग्स के अगेंस्ट करना चाहे, या फिर मेन ये है कि दुनिया के सबसे बड़े तेल के भंडार के ऊपर बैठा वेनेजुएला, उसकी ना सुन के क्यूबा और चाइना को तेल दे रहा था, वो है? या फिर क्या अमेरिका इस एक्शन से अपने जो ईरान और बाकी जगह उसके क्यूबा, क्या उनको एक मैसेज दे रहा है कि अभी हम इसके काबिल हैं, आप भी तैयार हो जाओ? तो ये सब चीजों के ऊपर अगर आप देखो तो ये एक जो डोमिनेशन की लड़ाई है, रशिया, चाइना, इंडिया, या फिर मैं बोलूं ब्रिक्स, और उसके ऊपर यूएस जो डॉलर की वहां पे चलती है, और डी डॉलराइजेशन का जो एफर्ट चल रहा है, क्या इसमें भी ये बैकग्राउंड में ये खेल चल रहा है कि अमेरिका अपना डी डॉलराइजेशन को बंद करना चाहता है, उसकी स्पीड कम करना चाहता है, और ऐसे में टारगेट चाइना और इंडिया ही है? चाइना में तो वो रिजीम चेंज करा नहीं सकता, इंडिया में क्या कुछ वो करने की कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट को डी लेजिटिमाइज कराएं कि ये भैया वोट चोरी करते हैं, ये एसआईआर जो है ये खराब है, और इस सरकार की कोई जो आया है पावर में वो चोरी करके वोट आया है, इसलिए इसको शायद जेंजी एक उबाल आए और इसको भी हटा दे मोदी को। तो और उसके बाद जो भी आएगा कुर्सी पे, वो फिर जो गाना गाएंगे अमेरिका, ट्रम्प, वही गाना ये भी गाएंगे, जैसे कि बगल में आप मुनीर को देख रहे हैं, या दूसरी तरफ आप नोबेल लॉरेट साहब को, यूनुस साहब को देख रहे हैं। तो ये फ्यूचर का वो है। बिल्कुल फिलहाल अभी की बात बस इतनी है कि वेनेजुएला में अगला क्या होने वाला है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ने क्लियरली बोल दिया है, उनके आर्मी चीफ ने भी क्लियरली बोल दिया है कि हम नहीं होने देंगे। क्या अमेरिका ने होमवर्क करा है कि ये रेजिम चेंज के बाद ट्रांजिशन कैसे होगा? और जैसे ट्रम्प ने बोला मेरे कहने पे ही सब कुछ होगा, यानी अब ये तेल जो है ये मेरे कहने पे होगा, मेरी कंपनियों ने 100 साल पहले तेल की खुदाई और एक्सप्लोरेशन किया था, इसलिए इस पे हक मेरा है। और मोनरो डॉक्ट्रिन जो आप बोलते हो, उसको उसने एक छोटे से एक्शन से साबित कर दिया है। ये मेरी नजर में अभी का है, आगे क्या होता है बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, एक आध इंटरेस्टिंग चीजें और मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें अभय। जो अमेरिका के जो ऑयल रिफाइनरीज हैं, खास करके ईस्ट कोस्ट में, और सारे के सारे काफी तक तो वहीं पे हैं, ये सारे के सारे वेनेजुएला के जो हेवी क्रूड है उसके लिए ऑप्टिमाइज्ड है। और अगर इनको हेवी क्रूड चाहिए है तो इनको कहां से मिलता था? कनाडा या वेनेजुएला। कनाडा के साथ अनबन हो रखी है, तो वेनेजुएला अमेरिकन इकोनॉमी के लिए अनिवार्य है और ये तेल अनिवार्य है। दूसरी बात, जो मनरो डॉक्ट्रिन विद ट्रम्प ट्विस्ट की बात आप कर रहे थे, इसमें एक बहुत बड़ी चीज उसने कही थी ट्रम्प ने, और वो ये कि हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर में किसी और को आने नहीं देंगे, खास करके चीन। और चीन का इन्वेस्टमेंट वेनेजुएला में कहते हैं $60 बिलियन से ज्यादा का है। कुछ लोग तो कहते हैं 100 बिलियन है।
और ये पैसे जो है चीन रिटर्न कर रहा, सॉरी वेनेजुएला रिटर्न कर रहा था डीपली डिस्काउंटेड तेल के साथ। यही का ना पूरा काम चल रहा है, चीन कर रहा है, चाहे वो अर्जेंटीना हो, चाहे वो चिली हो, चाहे वो जहां भी है इन साउथ अमेरिका। तो ये साउथ अमेरिका को घटाने की कोशिश पूरी की पूरी है। अगर कुछ आंकड़े बताना चाहूं तो देखिए, जहां तक ब्राजील का सवाल है, चीन ने $42 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं, अर्जेंटीना में 10 बिलियन, पेरू में 3.5 बिलियन, चिली में उसने पूरा का पूरा काम शुरू कर रखा है, उसने अपना वो लगा रखा है ये ऑयल, ये मिनरल्स के लिए, रेयर अर्थ के लिए। कोलंबिया में भी यही कर रहा है। तो साफ दिखाई दे रहा है चीन बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहां कर रहा है। तो ये चीन को अगर निकालना है तो कौन क्या तरीका है। दूसरी बात देखिए, जो महाशक्तियां होती हैं उनके पास दो चीजें होती हैं, एक शक्ति और दूसरा शक्ति इस्तेमाल करने की हिम्मत। तीन महाशक्तियां आज की तारीख में हम कह सकते हैं, चीन, रशिया और अमेरिका। रशिया ने हिम्मत दिखाई है यूक्रेन पे करके, अमेरिका ने हिम्मत अब दिखा दी यहां पे वेनेजुएला में, चीन ने हिम्मत कहीं नहीं दिखाई, चाहे वो सिंदूर के दौरान हो या फिर वो ईरान में हो, चाहे वो अब यमन में भी हो रहा है तो वहां पे भी चीन का पे असर है, वहां भी हिम्मत नहीं दिखा रहा, उसके तो जहाज गायब हो जाते हैं, उसके लोग गायब हो जाते हैं। तो क्या ये एक तरह से सिग्नल है कि आप ताइवान के आसपास मत भटकिए। और वहां पे देखिए, आपने एक तरीके से जापान को भी आगाह कर दिया, जापान कह रहा है कि हम अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहे हैं, साउथ कोरिया कर ही रहा है, बढ़ा रहा है, और ताइवान ने भी बढ़ा दिया और 11 बिलियन का एड भी उसे मिलेगी। आपको क्या लगता है, क्या ये जितना भी आपने जो कहा है वो तो 100% सही है, इंटरनल प्रॉब्लम से लेके एक्सटर्नल प्रॉब्लम, लेकिन ताइवान का एंगल के ऊपर आपका क्या विचार है। जी, इसमें मैं जैसे देखता हूँ साउथ अमेरिका, जैसे मोनरो डॉक्ट्रिन बोलते हैं, अमेरिका अपना बैकयार्ड मानता है हमेशा ही, और इसमें चाइना और रशिया काफी दखलंदाज कर रहे थे और चाइना का इन्वेस्टमेंट उसमें बढ़ गया था। पनामा में तो आते ही ट्रंप ने पूरा एक्शन ले लिया था पनामा कैनाल पे, और वो ये नहीं चाहता कि यहाँ पे उसके अपने बैकयार्ड में चाइना का इन्फ्लुएंस रहे, बढ़े की बात नहीं है, रहे। तो उसमें वो धीरे धीरे करके हर कंट्री में जहाँ पे है वो उनको स्ट्रैंगल करेगा। और ये जो वेनेजुएला का चीप क्रूड ऑयल जा रहा था, देखिए ईरान का ऑयल जा रहा था चाइना को, अभी ईरान का ऑयल खतरे में है। वेनेजुएला का ऑयल जा रहा था चाइना को, वो ऑयल अभी बंदी हो गया है। अब तीसरा बचा रशिया का, उसका वो कुछ कर नहीं सकता है ट्रंप। तो चाइना का स्ट्रैंगल तो ये चल रहा है। और इसमें अभी ताइवान के ऊपर अगर जो चाइना ने करना है वो उसकी ड्रिल्स चल रही हैं, पर क्या वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करेगा या कर सकता है। अमेरिका ने दिखा दिया कि मैं भैया इंटरवेंशन में अभी भी अपनी काबिलियत रखता हूँ, लेकिन एक छोटी मोटी वेनेजुएला जैसी कंट्री में मिलिट्री इंटरवेंशन करना, और एक चाइना जैसी कंट्री में जो ताइवान पर अगर हमला करती है उस लेवल पे आपका इंटरवेंशन या एक्टिव पार्टिसिपेशन, वो एक क्वेश्चन मार्क है। पर तीसरा ये भी है कि चलिए यूक्रेन रशिया ने कर दिया, उसको कराया गया था फोर्स करके, और यहाँ पे अमेरिका ने अपनी शक्ति प्रदर्शन दिखा दी है। इसका चाइना पे कोई प्रेशर नहीं है कि वो भी ताइवान पे एक्ट करे। इसके कारण अगर वो करेगा तो अपने इंटरनल प्रॉब्लम से दिमाग हटाने के लिए, और जी का जो एक है जज्बा कि मैं अपनी टेन्योर में ताइवान का रीयूनिफिकेशन करूंगा, उसकी वजह से वो कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, ताइवान से अगर कोई लेसन सीखा है, कोई सबक सीखा है, या अफगानिस्तान से कोई सबक सीखा है महाशक्तियों ने, तो ये यही है कि अंदर जाना तो आसान है, बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। और अगर लोकल जनता आपके साथ नहीं है तो गोरिल्ला वॉरफेयर में आपकी नाक में दम कर देंगे, और आपको 200 किलोमीटर के समुद्र के दूर जो ताइवान है उसको सस्टेन करना और एडमिनिस्टर करना, लॉजिस्टिकली भी और मिलिटरीली भी, एक नाइटमेयर होगा चाइना के लिए। जो आज की इकोनॉमिक परिस्थिति जो चाइना की इंटरनल है उसमें उसको ये सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल पड़ सकता है। और अगर इंडिया यहाँ पे अगर टिबेट कार्ड खोल दे, जो अमेरिका सोचता है कि इंडिया करेगा, तो फिर चाइना जो है वो दोनों तरफ अटक जाएगा, उसके पास फोर्सेस मिलेंगे नहीं कि वो ताइवान पे जा सके। जैसे आज की तारीख में मुनीर को फोर्सेस मिल नहीं रही है कि वो गाजा या फिर यमन में डाल सके।
बिल्कुल जी सही। लेकिन इतना जरूर है कि अमेरिका ने, जैसा आपने बिल्कुल सही आका था शुरू में ही, कि तख्ता पलट की कोशिश की है, लेकिन क्या होमवर्क किया है कि नहीं, यही चीज हमें दिखाई देती है ईरान में। यहां भी तख्ता पलट की चीज का प्रयत्न हो ही रहा है। ईरान की देखिए हालत क्या है, वहां पे इन्फ्लेशन बढ़ के हो गया है 42% से ज्यादा। 42% बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन होता है। जीडीपी ग्रोथ तो ना के बराबर है। और जो उनकी करेंसी है वो 50% डीवैल्यू कर दी पिछले पिछले कुछ दिनों में। ऑफिशियल रेट है 42,250 रुपीज, 50 रियाल टू $1, मतलब 42,000 रियाल से ज्यादा $1 के लिए। अनऑफिशियली कहते हैं 1.5 मिलियन रियाल $1 के लिए। हालत ऐसी हो गई कि वहां के जो दुकानदार थे उन्होंने अपनी दुकानें बंद करके सड़क पे आ गए। लोग सड़क पे हैं, क्योंकि जैसे आपको याद होगा, अबे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ था, वाइना रिपब्लिक था, और उस समय लोग कहते थे कि एक बोरे में हम ले जाते हैं नोट और एक ब्रेड का लेके आते हैं। ये हालत ईरान में हो रही है। तो अब ईरान की जनता जो है वो सड़कों पे है। उल्टी तरफ पे ये लोग कह रहे हैं कि हमें मुल्ला नहीं चाहिए, हम वापस पारसी जोरास्ट्रियन बनना चाहते हैं। और पेशकियान ने, जो उनके प्रेसिडेंट है, उन्होंने जरा उदारता से कहा है कि देखिए ये बाहर की गलती नहीं है, ये हमारी ही गलतियां हैं, हम इसको सुधारेंगे, संयम रखिए। आप ये तख्ता पलट का जो कार्यक्रम अमेरिका नहीं रचा है, और कौन रचेगा ईरान में, इसको आप कैसा देखते हैं? देखिए, ईरान जो है एक हॉटस्पॉट तो बनाए हुआ है। और अगर आपको याद है कि 3-4 साल पहले वो जो बुर्का के चक्कर में जो मॉरल हमाशा पुलिस अमीनी, दावी को हमाशा रखा अमीनी था, के ऊपर। तो उसके ऊपर का अगर आपको याद है तो जन आक्रोश तो बहुत ज्यादा है। अभी जैसे कहते हैं अपने राहुल गांधी भी इंडिया के लिए कि बस पूरे आग को पेट्रोल डला हुआ है, माचिस की जरूरत है उनकी हिसाब से हिंदुस्तान में। वो अलग बात है कि हिंदुस्तान का जेनजी जो है वो आजकल भजन गाने लग गया है। तो वैसे ही वहां पे ईरान में जो है हालात तो बहुत खराब है। और एक क्लर्जी के अगेंस्ट ही नहीं, ये जो सोशल पाबंदी है औरतों को अंदर रखना, क्योंकि वो पहले पहलवी के राज के टाइम पे वेस्टर्नाइज थे, काफी ओपन सोसाइटी थी, उसको बिल्कुल दबा के रखा हुआ है। तो अंदर से एक वो प्रेशर कुकर तो है ही। और जो मिसमैनेजमेंट हुआ है, अभी तो सिर्फ इकोनॉमिक की बात कर रहे हैं लोग। मैं ये भी सुना था कि पानी का वहां जो क्राइसिस इतना ज्यादा है कि तेहरान सिटी के अंदर ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इतना बढ़ा दिया था कि अब नीचे से सॉइल कोलैप्स कर रही है जगह जगह। और हो सकता है तेहरान को रीलोकेट करना पड़े उनको, क्योंकि वहां पे किसी भी दिन कहीं भी कोई भी जमीन जो है धंस जा रही है, क्योंकि नीचे का ग्राउंड वाटर बिल्कुल ओवर एक्सट्रैक्शन हो गया है। और ऊपर से डैम्स बिल्कुल खाली हैं और पानी वहां पे है नहीं। ऊपर से आपके इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट ऐसा हुआ है कि जैसे आप 1.5 लाख रियाल का $1 हो गया है। ऐसे में तो लोगों को ना खा पाएंगे, ना पी पाएंगे, ना दवा ले सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। कंट्री पहले ही सैंक्शंस के अंदर है। और रजीम को अमेरिका ने एक धक्का दे दिया है कि अगर आप ज्यादा गोलियां चलाओगे तो फिर हम भी यहाँ पे इंटरवीन कर सकते हैं। और शायद उसी का एक सबूत देने के लिए उन्होंने वेनेजुएला पे जो एक्शन किया है कि हम भैया तैयार हैं, हम सक्षम हैं, हम कर सकते हैं। अब अगर ईरान पर अयोध्या भी अभी आया है, जो कह रहे थे 2-3 दिन से कि कहीं भागना चाहते हैं, वो आए हैं। उन्होंने बोला है सेम कि भैया हमसे गलती हो गई है, ये इकोनॉमिक तो डिजास्टर हमारा ही बना है, लेकिन आप संयम रखिए और किसी और के बहकावे में ना आए। उनकी एक बड़ी स्पीच उन्होंने दी है अयोध्या ने। तो इसके बीच में अमेरिका तो यही चाहेगा कि जो उसके अभी एजेंडा है उसको और पुश फॉरवर्ड करें। और इस बार लगता है जिस हिसाब से मल्टी सिटीज में हो रहा है और ग्राउंड में एक्चुअली में कुछ नहीं है, तो इसमें जेंजी नहीं, इसमें औरतें भी शामिल हैं जो कि डिप्रेशन में है। वहां पे नॉर्मल ट्रेडर्स, स्टूडेंट्स हैं जिनको कोई जॉब नहीं है, और जो दुकानदार है उसको अपने माल की खरीदारी नहीं है। आम जनता उस माल को खरीद नहीं सकती है। तो ऐसे में तो जो प्रेजेंट सिस्टम है इसको तो मॉडिफाई होना पड़ेगा, अगर लाइटली बोले, नहीं तो कोलैप्स होना पड़ेगा और एक नया सिस्टम जगह पाना पड़ेगा। इसमें ये अयोतुल्लाह क्या रिलेंट करेंगे और थोड़ा सा लूज करेंगे अपना कंट्रोल, जो अपना पूरा रेडिकल इस्लाम और बिना लॉजिक के जो इनको इकोनॉमिक थ्योरीज हैं
ऐसा करके या फिर न्यूक्लियर में घुटने टेक दें ताकि उनकी अमेरिका से खुल जाए इकोनॉमी, सैंक्शन हट जाए। कुछ ना कुछ तो इनको करना पड़ेगा, या तो ये जाए नहीं तो ये सुधर जाए, दो में से एक होगा। अब बात आई अगर ये चले जाते हैं और नई रजीम आती है और कोई सिविल वॉर नहीं होती है तो ये तो पूरा वेस्ट एशिया का डायनेमिक्स ही चेंज कर देंगे। हमारे लिए तो अच्छा है, इंडिया बिल्कुल के लिए चबाहार फोर्ट खुल जाएगा, इरानियन ऑयल मार्केट में आ जाएगा, तो हमारे पास सोर्सेज है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर INSTC जो चबाहार से ऊपर जाता है कैप्सन सी को, वो समय को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और अमेरिका को पाकिस्तान की इतनी भयंकर जरूरत नहीं होगी टू रीच सेंट्रल एशिया, क्योंकि अब वो ईरान के थ्रू चला जाएगा, उधर टर्की से आएगा, इराक, ईरान और वहां चला जाएगा, या फिर सी के माध्यम से भी वो सेंट्रल एशिया को एक्सेस कर सकेगा। तो ये ईरान, जहां तक ईरान का है, हिजबुल्लाह, हमास, हूती, तीनों के घुटने टिक जाएंगे, अभी भी टिकेंगे क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं देने को। उधर अमेरिका, रशिया और चाइना दोनों ने बहुत इन्वेस्ट कर रखा है ईरान में, ज्योग्राफिकली, जियो स्ट्रेटेजिकली और इकोनॉमिकली, दोनों को नुकसान होगा। तो ये एक ऐसा फल है जो अमेरिका किसी भी हालत में इसको आग लगे बिना छोड़ नहीं सकता, चाहे उसमें सिविल वॉर हो जाए, जो हो जाए। खोमेनी जाना चाहिए, उससे न्यूक्लियर प्रोग्राम चला जाएगा और अमेरिका की मिडिल ईस्ट में जो पकड़ है वो इतनी मजबूत हो जाएगी। एक वेनेजुएला का ऑयल हो गया, एक ईरान का ऑयल हो गया, वो ऑयल को कंट्रोल पूरा कर लेगा अपने यहाँ। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली अमेरिका चाहता क्या है, टोटल कंट्रोल ऑन ऑयल। वो बेचने बेचने में नहीं, उससे कोई फर्क पड़ता भाई, ऑयल की कीमतें कैसे होंगी वो कंट्रोल करना चाहता है, और वो करेंसी कंट्रोल करना चाहता है कि किस करेंसी में ये ऑयल ट्रेड होगा। और ऑयल के लिए दो बड़े ऐसे देश जिसमें तेल है लेकिन एक्सट्रैक्ट नहीं हो रहा है, वो है ईरान और वेनेजुएला। एक और देश है यमन। यमन के पास भी एक जमाने में ऑयल होता था, वहां पे अभी कोई खास काम हो नहीं रहा है, और यमन की हालत भी खस्ता है। यमन शुरुआत हुआ था, आपको याद होगा, दो यमन होते थे, पहले यूनाइटेड था, फिर नॉर्थ यमन और साउथ यमन हो गया। साउथ यमन बिकेम कम्युनिस्ट हो गया इत्तेफाक से। अरब कंट्रीज में पहली बार अगर कुछ कोई कम्युनिस्ट देश हुआ था वो साउथ यमन था। उसके बाद फिर नॉर्थ यमन में हुतीज का कब्जा हो गया, उनके खिलाफ सऊदी अरब और यूएई गए। यूएई और सऊदी अरब में फूट पड़ गई, और अब यमन के तीन हिस्से हैं। एक हिस्सा नॉर्थ यमन का जिसमें हुती है, ईरान उनको सपोर्ट करता है। अब ईरान इटसेल्फ क्वेश्चन मार्क में है कि उसका क्या होगा। एक साउथ यमन में एक है हिस्सा जिसको STC कहलाता है, सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल, ये कंट्रोल करता है यूएई। और एक है प्रेसिडेंशियल काउंसिल जो कंट्रोल करता है सऊदी अरब। STC के पास करीब करीब 60% लैंड है, 10% PTC के पास है, 30% हुतीज के पास है। STC ने सारे के सारे सदर्न यमन में जितने भी बंदरगाह थे उन पे कब्जा है, और सऊदी अरब के साथ वो बॉर्डर है। नो वंडर सऊदी अरब ने अपना ये दिखाया। लेकिन ये सब तो बहुत आसान बात है। अब है आपसे मैं चाहता हूं जियोपॉलिटिकली आप मुझे बताएं, इस सब में किसका फायदा किसका नुकसान, खास करके सऊदी अरब और यूएई के बीच में अगर ये दो पत्थर हैं चक्की के, इस चक्की के पत्थरों के बीच में पिसता हुआ पाकिस्तान, पाकिस्तान के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इसके ऊपर आप जरा दृष्टि डालें। देखिए, जैसा मैंने पहले भी मेंशन किया था, मुनीर जी ने अपनी वाहवाही के लिए सब जगह हाँ हाँ तो बोल दिया था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वो अपनी शर्तों को पूरा कैसे करेगा और कैसे जो कर्जदार थे जिनके साथ इसने डील साइन किए है वो अपना पाउंड ऑफ फ्लेश या अपना कर्जा वापस मांगने के लिए इससे आएंगे, जो कि इसने प्रॉमिस किया था कि दोनों को, सऊदी को भी और USA को भी, कि मैं अपनी जाबाज फौज को भेजूंगा, एक गाजा के लिए और दूसरा इसने बोला था सऊदी अरब को, ये अपनी जो इनकी फोर्स चलती है यमन में राउल शरीफ के अंदर जो उन्होंने सोल्जर्स दिए। आज की तारीख में गाजा अगर आप देखें वो छोड़ देते हैं, लेकिन वहां पे
इंडोनेशिया के अलावा बाकी सारी कंट्रीज ने हाथ खींच ले कि हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, और उन्हीं की रात अलापते पाकिस्तान ने बोल दिया कि अगर हमारे लोग जाएंगे तो हमारी सेना ह्यूमैनिटेरियन और बॉर्डर कंट्रोल और इन चीजों में होगी, लेकिन डिसआर्मामेंट में हम नहीं होगी। जबकि ये जनवरी का महीना था, इसके बाद से अभी फरवरी में डिसआर्मामेंट शुरू होना है, कौन करेगा? तो इसके लिए ट्रंप ने और रूबियो ने इनके ऊपर काफी जोर लगा रखा है, और इनको देने हैं जो ट्रुप्स, वो देने पड़ेंगे। एक डिवीजन के बराबर फौज इनको निकाल के वहां देनी है। वो तो एक बात रहेगी जो प्रेशर आ रहा है। दूसरा, अभी तक इन्होंने सोचा था सऊदी अरब से मैं जब साइन कर लूंगा तो जब इंडिया मेरे पे अटैक करेगा तो सऊदी अरबिया के F-16 और बाकी चीजें जो है जिनको ये रूटीनली प्रैक्टिस करते रहे जिनके ऊपर, वो मेरे को अवेलेबल हो जाएंगे और मेरी एयरफोर्स जो है और तगड़ी हो जाएगी, क्योंकि हमारा तो डिफेंस पैक्ट है, एन अटैक ऑन वन, एक पे हमला दूसरे पे हमला माना जाएगा। उनको ये नहीं पता था कि अब ये ऐसा मौका आएगा कि यूएई और सऊदी के बीच में यमन में जो लड़ाई चल रही है उसमें सऊदी की हार जो दिख रही है और यूएई की जो दिख रही है। अब सऊदी ने इसको बोला है अपनी एक डिवीजन दीजिए, और जो यूएई ने कब्जा किया है एसटीसी ने 60%, वो मेरे को वापस ला के दीजिए। तो ये एक इसके लिए अब एक और डिवीजन इसको चाहिए, और वहां पे इसको लड़ना पड़ेगा यूएई के साथ। यूएई से इसने अभी पिछले महीने हाथ जोड़ के जो इसके $1 बिलियन का कर्ज से पे नहीं हो रहा था, उसके बदले इसने अपनी जो फौजी फाउंडेशन है, फौजी फाउंडेशन में उसने उसके शेयर्स दिए हैं। फौजी फाउंडेशन क्या है? इनकी आर्मी लड़ाई तो हारती रहती है लेकिन बिजनेस में बहुत अच्छी है। सीमेंट से लेके बच्चों के डायपर तक, ब्रेड, बैंकिंग, टूरिज्म, आप कोई सेक्टर आप नेम कर लीजिए उसमें फौजी फाउंडेशन का हाथ है। वैसे एक अक्सारी फाउंडेशन नेवी की है और शाही फाउंडेशन एयरफोर्स की है। ये सब जो है बिजनेस में लगे हुए हैं और इनका बड़ा आधी इकोनॉमी पाकिस्तान की यही चला रहे हैं। तो उन्होंने अपनी फाउंडेशन के शेयर जो थे वो यूएई को दे दिए। अब आप लगाइए, जिससे आपने परसों कर्जा लिया है और जिसको नूर खान बेस में आपने गले लगा के उनको प्राइवेट विजिट जो आते हैं हंटिंग के लिए यूएई के शेख वगैरह, उनको सारा फैसिलिटेट किया है, उनके पैर हाथ जोड़ के विदा क्या है अपना $1 बिलियन के डेप को रीस्ट्रक्चर करा के। उसी के साथ आपको दूसरा आपका जिसके साथ आपने साइन किया और जिससे आप भीख मांगते रहते हैं, वो कह रहा है जाओ इनसे लड़ो, यमन में आप एसटीसी को मारो, आप अपनी फौज लगाओ, मरने को तैयार हो। अब ये चलो ठीक है, यहाँ हो गया, एक गाजा में एक डिवीजन यहाँ से लाएगा कहाँ से? उधर पे टीटीपी ने इसका बवाल बना रखा है, पीओजे के कंट्रोल में नहीं है। बलूचिस्तान तो बिल्कुल ही उसने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करके बैठा हुआ है, और कम होने को राजनाथ सिंह ने कह दिया है कि भैया कराची का रास्ता तो भुज से जाता है, तो आप साउथ में भी नहीं छोड़ सकते हो। तो ऐसी हालत में जो राहुल शरीफ साहब है वो सही बोल रहे हैं कि सॉरी अपने ये फील्ड मार्शल कि मेरे को सिंदूर में मेरे को अल्लाह का एक वो आया था, दर्शन हुए थे या उसी ने गाइड किया था। अब दोबारा मौका आ गया है कि अभी अल्लाह से पूछे कि हमने आगे करना क्या है, कि 3 जगहों से खिंचाव है, फौज इनके पास है नहीं, मोरल बिल्कुल डाउन है, पैसे अभी जो इन्होंने लड़ाई लड़ी है और जो लॉसेज हुए सिंदूर में वो इनसे पूरा हो नहीं रहा है। हिंदुस्तान ने पानी अलग से रोक रखा है, और अभी रिसेंट में पढ़ रहा था जो ये राइस एक्सपोर्ट इनका चल रहा था क्योंकि इंडिया ने अपना राइस बैन किया था, तो पिछले 25 में हमने इनके जो राइस एक्सपोर्ट है वो भी आधे कंपटीशन में इनके ऑर्डर्स हमने ले लिए हैं, और वहां भी इनका कितने 50 या 60 बिलियन डॉलर्स का वहां पे भी इनको लॉस हुआ है। तो इनकी तो हालत ऐसी है हर फ्रंट में कि ये नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या वाली कहावत बिल्कुल सही आ रही है। और आज की तारीख में अगर ये अपने सैनिक वगैरह देने में डिफॉल्ट करते हैं तो इनका तो और भी बुरी हालत होने को है। इज्जत तो गई, अब इनके पैसे भी जाएंगे और हो सकता है इनकी जमीन भी जाए। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अबे आप देखिए, नया साल आया है 2026। इस 2026 में जहां पे मुनीर की कहानी है या पाकिस्तान की कहानी है, वो तो जैसे शोले फिल्म में थी, बुड्ढी पे ना मुनीर चक्की पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग, वो तो हो रहा है। लेकिन क्या युद्ध खत्म हो रहे हैं? क्या शांति दिख रही है?
क्या तीसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हो रहा है? एक तरीके से देखिए सब जगह पे युद्ध है। यूक्रेन में एक टाइम पे रशिया के ऊपर अटैक हो जाता है, वो भी उनके प्रेसिडेंट पुतिन के घर के ऊपर अटैक होता है। जेलेंस्की कहते हैं नहीं हुआ, फिर वहां पे दूसरे अटैक होते हैं। खैरसान में न्यू ईयर पार्टी चल रही थी, वहां पे अटैक हो जाता है। आगे बढ़े, कंबोडिया और थाईलैंड में शुरू हो ही चुका है, और भी आगे चलते हैं। आपको पता है जापान और चाइना और ताइवान और साउथ कोरिया में चल रहा है। प्रेसिडेंट एक सेट कर दिया अमेरिका ने। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा के, ये शायद हिस्ट्री में पहला इंसिडेंट ऐसा है किसी एक देश ने दूसरे देश के प्रेसिडेंट को उठा के बंदी बना के अपने देश ले गया है, वहां पे ट्राई करने के लिए इन मॉडर्न हिस्ट्री। दूसरा है, चिली पहला के पनामा था, वो नोरिएगा था। नोरिएगा में तो इसने नोरिएगा को वो जाके उसने ऑक्यूपाई किया था, फिर किया था। ये तो 3 घंटे में पूरा समापन किया है। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि आप गिद्ध की तरह अंदर आते हैं, उठाते हैं और चले जाते हैं। गिद्ध नहीं, चील की तरह, ठीक है ना। डीप स्टेट ने देखिए फिर से अपने फन खोलने शुरू कर दिए इसी के ऊपर। ममदानी ने कहा, एक चिट्ठी लिखी इसके लिए, है ना, ये उमर खालिद, हाँ, उमर खालिद के लिए 10 डेमोक्रेट के ये सेनेटर्स ने लिख दी। वही ममदानी कहता है ये इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है वेनेजुएलन प्रेसिडेंट के लिए। दूसरी तरफ हमारा है हाफ फ्रंट, जो यहाँ पे बड़े खुश हो रहे हैं कि अब हमें शायद मौका मिलेगा मोदी जी को निकालने का। ये सारी चीजें हम देखेंगे अगले हफ्ते में, अगले कुछ हफ्तों में। ये थी खबरें इस हफ्ते तक, इंतजार कीजिए अगले हफ्ते तक। जय हिंद, जय भारत।